में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम फिर आ गए हैं हमारी कक्षा 9 के विज्ञान में और ये है रसायन विज्ञान का समय। आप सभी को पता चल गया होगा मेरी शक्ल देख के, ठीक है? तो भाई हमने अध्याय 1 स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है बेटा? हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखते हैं जल्दी से आज हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा आज हमें पढ़ना है घनत्व के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, ये बातें हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोहरान तो बहुत जरूरी है। तो भाई हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, है ना, जिसमें हमने ठोस के बारे में पढ़ा, द्रव के बारे में पढ़ा और गैस के बारे में पढ़ा। तो भाई ठोस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वे पदार्थ जिनका क्या हो, आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, वो है ठोस, है ना। जैसे पेन, जैसे किताब, है ना। फिर बात करते हैं द्रव की। तो ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो, आकार अनिश्चित हो। बाल्टी में डाला, बाल्टी जैसा हो गया। ग्लास में डाला, ग्लास जैसा हो गया। बोतल में डाला, बोतल जैसा आकार हो गया। मतलब आकार बर्तन के हिसाब से बदल रहा है। तो आकार क्या है बेटा, बताओ? आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन, वो कितना जगह घेर रहा है, वो निश्चित है। तो वो क्या हो गए बेटा? द्रव हो गए। तो द्रव में क्या है बेटा, बताओ? आकार अनिश्चित, है ना। और आयतन क्या है बेटा? आयतन क्या है बेटा? निश्चित है। जैसे हम बात करें किसकी, बताओ? पानी की। उदाहरण क्या है? पानी। अब बात करें गैस की। सबसे नालायक पदार्थ है ये। क्यों? न तो आकार निश्चित है, न आयतन निश्चित है। बस फैलने चाहिए, पसरने चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं भाई, बस में या ट्रेन में एक सीट मिली, पूरी सीट पे लंबे होके आराम से सोते हैं। यही काम इस गैस का भी है। तो गैस का क्या है बेटा? आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हैं। आकार एवं आयतन क्या है? दोनों ही अनिश्चित हैं। जल्दी से भाई उदाहरण बता दो गैस का। मैम, हम लेते हैं श्वसन में ऑक्सीजन गैस। तो भाई उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। सब ये सब क्या है? गैसें हैं। तो ये तो बेटा हमारा सिर्फ क्विक रिवीजन है, जल्दी से हमने किया है। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल इसके पहले के जो अध्याय हैं ऐप की लाइब्रेरी में आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। वहां जाके आप पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो हो गया हमारा रिवीजन। बढ़ेंगे आगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बिल्कुल। चलो, तो अब बात करने वाले हैं आज हम घनत्व की। तो सबसे पहले घनत्व की परिभाषा देखेंगे, फिर घनत्व को समझेंगे। तो भाई किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, इकाई आयतन का क्या मतलब है कि आयतन जो है वो एक हो जाए। आयतन क्या हो जाए? एक हो जाए, ठीक है। उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। देखते हैं। तो घनत्व को हम D से प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र होता है m/v, जहां m क्या है बेटा? द्रव्यमान है। v क्या है बेटा? तो v आयतन है। और D क्या है बेटा? घनत्व है। अब बेटा अगर इस सूत्र में अगर मैं v बराबर 1 लीटर रख दूं, v बराबर 1 लीटर रख दिया मैंने, 1 लीटर रख दिया, तो जल्दी से बताओ D घनत्व का मान क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। वेरी गुड मैम, D बराबर m हो जाएगा। बस यही बात लिखी है हमने। अगर इकाई आयतन हो 1 लीटर, इकाई आयतन है 1 है, तो द्रव्यमान को ही घनत्व बोलते हैं। देख लो बेटा, ये क्या है? घनत्व। ये क्या है? द्रव्यमान। तो भाई इकाई आयतन में 1 लीटर में, इकाई आयतन मान लो 1 लीटर है, भाई 1 लीटर में कितना द्रव्यमान है, वही क्या होगा भाई? उसका घनत्व होगा।
तो बेटा क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा है? यस और नो में जवाब दो। वेरी गुड। इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आई, यदि द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व भी अधिक होगा। घनत्व भी क्या होगा बेटा? अधिक होगा। यदि द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व भी अधिक होगा। अगर मैंने द्रव्यमान 5 किलो लिख दिया तो घनत्व भी क्या हो जाएगा भाई? 1 लीटर है तो भाई क्या हो जाएगा? 5/1। ऊपर क्या है? किलोग्राम, नीचे क्या है? लीटर। तो भाई 5 किलोग्राम प्रति लीटर हो गया क्या? घनत्व। यदि मैं द्रव्यमान को 10 लीटर कर दूं, द्रव्यमान को मैं 10 किलो कर दूं, लीटर नहीं सॉरी, 10 किलो कर दूं तो बताओ कितना होगा घनत्व? 10 किलो बटा, हम बात 1 लीटर में ही कर रहे हैं, बटा 1 लीटर। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने द्रव्यमान बढ़ाया, 5 से 10 किया, तो भाई घनत्व भी मेरा बढ़ गया। यही बात लिखी है, यदि द्रव्यमान अधिक हो तो घनत्व भी अधिक होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, अब बेटा हमें बात जो करनी है, हमने क्यों इतनी रामायण रटी द्रव्यमान की? क्योंकि हमें ठोस, गैस और द्रव के द्रव्यमान की तुलना करनी है, उनका द्रव्यमान समझना है। तो फिर हम उस चित्र पे आ गए हैं, है ना? समझते हैं भाई, ठोस में कण ठूस ठूस के भरे हैं। एक उदाहरण समझो भाई, एक ट्रेन है, ठीक है? एक ट्रेन का एक डब्बा है भाई, उसका आयतन निश्चित है। भाई ट्रेन के डब्बे का आयतन निश्चित है कि नहीं बताओ, है ना? तो भाई जनरल डब्बे में आप देखते हो ठूस ठूस के 10 लोग भर देते हैं। मान लो फिर हम इस चित्र पे भी आएंगे कि भाई ये 1 लीटर का डब्बा है, ये 1 लीटर का डब्बा है, ठीक है? ये 1 लीटर का डब्बा है ना? 1 लीटर का डब्बा है, इसमें ठूस ठूस के मैंने 15 लोग भर दिए, है ना? ठूस ठूस के, चिपका चिपका के मैंने 15-20 लोग, जितने आ रहे हैं, 15-20 से ज्यादा ही आएंगे यहाँ, तो मैंने भर दिए, है ना? भाई एक आदमी का कुछ वजन होगा, मान लो एक आदमी का वजन 1 किलो है, माना है, ठीक है? मानने में तो कुछ भी मान सकते। माना कि एक आदमी का वजन कितना है? 1 किलो है, और यहाँ पर 100 आदमी है, 100 आदमी है, तो भाई 100 आदमियों का वजन कितना होगा? 100 किलो होगा। कितना होगा भाई? 100 किलो होगा। अब मैंने इसी 1 लीटर के डब्बे के अंदर, है ना, इसी 1 लीटर के डब्बे के अंदर मैंने क्या किया बेटा? अब इसमें मैंने द्रव डाला। क्या डाला? द्रव डाला। अब इसमें मैंने डाल दिया दूध। तो भाई दूध में भी क्या है? कण है। आपको पता है द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर दूर रहते हैं। क्या होते हैं बेटा? दूर दूर रहते हैं, ठूस ठूस के नहीं भरते। अब कण दूर दूर हैं तो ज्यादा लोग बैठ पाएंगे क्या बताओ? भाई जैसे हम बात करें ट्रेन के डब्बे की, अगर हमारा रिजर्वेशन है तो फिक्स है कि एक तरफ तीन और इधर 2, है ना? 8 लोग ही बैठ सकते हैं। उसमें हम ठूसना चाहें तो भी नहीं ठूस सकते। क्यों? उधर से टीटी आएगा और भगा देगा। इसका मतलब कण क्या है? यहाँ पर कम है, ज्यादा हम ठूस नहीं सकते। अगर कण कम है तो उनका जो वजन होगा वो भी तो कम होगा, द्रव्यमान भी कम होगा। मानते हो? तो मान लो यहाँ पर 100 है, यहाँ पे उससे कम है। मान लो यहाँ पर 80 कण है, पानी के 80 कण है। अगर एक कण का द्रव्यमान कितना है? 1 किलो, तो 80 कण का कितना हुआ बेटा? 80 किलो। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। 1 लीटर का ही डब्बा है। अब मैंने इसमें भरी है गैस। यहां लिख लो बेटा ठोस, यहां लिख लो द्रव, यहां लिख लो गैस। ठीक है, अब बात करते हैं गैस की। अब मैंने यहाँ पे गैस भरी,
अब आपको पता है गैस के कण सबसे नालायक, पास पास रहते ही नहीं, दूर दूर रहते हैं, और उनके मध्य रिक्त स्थान गजब का होता है मैम, खूब रिक्त स्थान होता है। तो ये गैस है, मतलब इसमें कण ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। तो मान लो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 40 कण है। अगर मैं बोलूं कि एक कण का द्रव्यमान 1 किलो है, तो 40 कण का कितना हुआ बताओ? 40 किलो। देख लो सब जगह आयतन समान है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। इकाई आयतन, इकाई आयतन देखो परिभाषा, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वही घनत्व है। इकाई आयतन है, क्यों? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। द्रव्यमान देखो 100 किलो, 80 किलो, 40 किलो। बताओ किसका द्रव्यमान ज्यादा है? बताओ। वेरी गुड मैम, ठोस का द्रव्यमान ज्यादा है। और अगर ठोस का द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब बताओ क्या होगा? इसका मतलब मैम उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। इस चित्र में भी देखो, यहाँ पर कण ज्यादा है। अगर कण ज्यादा है तो उन कणों का द्रव्यमान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। अगर 100 कण है तो 100 कणों का वजन 100 किलो मान लो। एक कण का वजन अगर 1 किलो हो तो 100 कणों का वजन कितना? 100 किलो। तो भाई यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा है। अब इस बी वाले में बात बताओ भाई। बी वाले में कण थोड़े दूर दूर है, इसका मतलब कण कम है। कण कम है तो भाई उनका वजन भी कम हुआ, और वजन भी कम हुआ मतलब द्रव्यमान कम है। तो यहाँ पे अगर इस वाले की बात करें तो द्रव्यमान कम है ना। और इस सी वाले नालायक की बात करें तो भाई सी वाले में तो सबसे कम द्रव्यमान है, कण पास में रहते ही नहीं है भाई। एक दूसरे से पता नहीं क्या झगड़ा है, एक इधर भागता है, एक उधर भागता है, एक उधर भागता है, एक कहीं भागता है, कहीं कहीं भागे रहते हैं। कण दूर दूर है, दूर दूर है तो कण क्या आएंगे? कम आएंगे। और अगर कण कम है तो उनका द्रव्यमान भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ द्रव्यमान और कम है, द्रव्यमान बहुत कम है। क्या है बेटा? द्रव्यमान बहुत कम है। यहां तक बात सही है? चलो अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला बताओ भाई, जल्दी से कौन बताएगा? वेरी गुड। क्योंकि मैम इस चित्र में सब जगह आयतन एक ही है। मैं पहली बार बोल चुकी हूँ, बार बार बोल चुकी हूँ, तीनों जगह आयतन समान है। यहाँ पर लिख लो, लिखना चाहो तो। आयतन 1 लीटर है, समान है और 1 लीटर है। अब देखो तीनों में आयतन समान 1 लीटर। सबसे ज्यादा द्रव्यमान ठोस का, उससे कम द्रव का, सबसे कम गैस का। यहाँ देखो यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ठोसों का द्रव्यमान सबसे अधिक, ठोसों का द्रव्यमान अधिक है, इसीलिए ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होगा, फिर द्रव का होगा और फिर गैस का होगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई निष्कर्ष में? ठोसों का घनत्व सबसे अधिक है। फिर किसका घनत्व बेटा? द्रवों का घनत्व है। और फिर किसका घनत्व है? गैसों का घनत्व है। क्लियर? बात क्लियर एकदम? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? ठोसों का, उसके बाद द्रवों का, और उसके बाद गैसों का। क्लियर एकदम? देख लो वापिस उदाहरण, देख लो भाई घनत्व क्या है। तो इकाई आयतन में भाई क्या जो आपका द्रव्यमान है वही आपका घनत्व है। क्योंकि यहाँ तीनों जगह आयतन समान है, और आपको पता है भाई ठोस में कणों की संख्या ज्यादा तो वजन ज्यादा, मतलब द्रव्यमान ज्यादा। तो भाई ठोसों का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, फिर द्रवों का, फिर गैस का। इसीलिए भाई निष्कर्ष क्या निकला?
कि ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा, फिर द्रवों का घनत्व और फिर गैसों का घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट करना है इसको। समझ में आ गया भाई घनत्व के बारे में सभी को? बढ़े आगे, चलो। अब मुझे ये बताओ, वस्तु पानी पर कब तैरती है? कौन बताएगा? चलो देखते हैं। तो भाई हमने पानी में, ये पानी है अंदर, ये नीचे की तरफ क्या है? पानी है। और ये क्या है भाई? गेंद है ना, बॉल है, गेंद है, जो बोलना चाहो। तो भाई ये पानी पे तैर रही है ये गेंद, क्यों बताओ? तो मैम क्योंकि ये हल्की है, इससे हल्की है इसीलिए तैर रही है, इसीलिए तो तैर रही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यह हल्की है पानी से, हल्की है पानी से। क्योंकि इस बॉल में तो हवा भरी हुई है मैम, ये बॉल थोड़ी ना है ज्यादा अच्छी, इसमें तो हवा भरी हुई है, और हवा भरी हुई है, इसका जो घनत्व है वो पानी से कम है, इसीलिए ये पानी पर तैर रही है। हल्की है, हल्की है का मतलब क्या? इसका वजन कम है, वजन मतलब द्रव्यमान। हल्की है का क्या मतलब है बताओ बेटा? हल्की है का मतलब है द्रव्यमान कम, और अगर द्रव्यमान कम है मतलब घनत्व कम। इसका मतलब क्योंकि ये जो बॉल है उसका घनत्व पानी से कम है, इसीलिए ये पानी पर तैर रही है। यहां तक क्लियर है बात? भाई वस्तु पानी पर कब तैरती है? जब उसका घनत्व पानी से कम होता है। क्लियर है बात? हुई क्लियर? भाई बॉल हल्की है पानी पे तभी तो तैर रही है ना? पानी पे क्यों तैर रही है? क्योंकि ये हल्की है। हल्की क्यों है? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, और द्रव्यमान कम है तो घनत्व भी कम है। मतलब वस्तु पानी पे कब तैरती है? जब उसका घनत्व कम होता है पानी से। क्लियर? किसी को कोई डाउट? क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी, है ना, वस्तु पानी पे कब तैरती। अब मेरा प्रश्न है आपके लिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? सोचो बताओ, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है बेटा? चलो देखते हैं। मैम हमें तो समझ ही नहीं आया, ये पानी है, द्रव अवस्था है, ये बर्फ है मैम, इसका मतलब ये ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था। अब मैम आपने ही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ठोस अवस्था जो होती है उसमें घनत्व अधिक होता है और द्रव अवस्था में घनत्व कम होता है। इसका मतलब बर्फ का घनत्व अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ठोस अवस्था में है, इसीलिए इसका घनत्व अधिक होना चाहिए और पानी का कम होना चाहिए। और अभी यहाँ पे तो आपने बताया कि क्योंकि इस बॉल का घनत्व कम है इसीलिए पानी पे तैर रही है। अब हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या है ये भला? चलो देखते हैं। तो भाई इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, इस कंफ्यूजन को हम अभी ही दूर करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना? 3 इडियट्स नहीं है यहाँ पे कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन मिलेगा। अब सुनना बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? चलो भाई हमने क्या बोला? पानी द्रव अवस्था में है, इसका घनत्व कम है, और बर्फ ठोस अवस्था में है, कठोर है ना, आकार निश्चित है ना, आयतन निश्चित है। तो ये तो मैम इसका घनत्व अधिक होना चाहिए। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये बर्फ में ये आपको जगह दिख रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, ये हल्की फुल्की। ये देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो, मैं बना रही हूं, है ना, देखो ये। तो बेटा क्या होता है, जब हम बर्फ जमाते हैं ना तो उसमें हवा चली जाती है। क्या चली जाती है बेटा? हवा चली जाती है। हवा कुछ जगह घेर लेती है, और अगर हवा जगह घेरेगी तो रिक्त स्थान बढ़ेंगे, क्योंकि गैस का क्या काम है, हवा का क्या काम है, रिक्त स्थान को बढ़ाना।
तो अंदर रिक्त स्थान ज्यादा है, अंदर क्या है, हवा है, और हवा है और वही हवा क्या करती है, इस बर्फ का घनत्व कम कर देती है। बर्फ में हवा होने की वजह से, हवा होने की वजह से क्या होता है बेटा, उसका घनत्व कम हो जाता है और इसीलिए वो पानी पर तैरने लगती है। बर्फ में हवा होने की वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। क्लियर है ये बात? भाई बर्फ में क्या हुआ बेटा, हवा होने की वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है। अरे मैम अब क्लियर है, क्योंकि हवा होने की वजह से बर्फ का घनत्व कम हो गया, इसीलिए वो पानी पर तैरने लग गई, पानी के अंदर नहीं डूबी। क्लियर? बर्फ पानी पे क्यों तैरती है, क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलो ये देखो, इस चित्र से और क्लियर होगा। ये जो है वो है पानी, है ना, और ये क्या है बेटा, बर्फ, बर्फ के कण। तो देखो पानी के जो कण है उसमें कहीं भी रिक्त स्थान नहीं दिख रहा, और इस बर्फ के कण में देखो, यहाँ रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्यों बेटा, हवा घुस गई, हवा घुस गई, उस हवा ने क्या कर दिया बेटा, रिक्त स्थान बना दिए। देखो इतने सारे रिक्त स्थान, और इस रिक्त स्थान ने क्या किया, देखे कितने सारे रिक्त स्थान हैं, कितनी सारी खाली जगह है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इन रिक्त स्थान ने क्या किया बेटा बताओ, इन रिक्त स्थान ने बर्फ का घनत्व कम कर दिया। तो भाई लिख सकते हो, इन रिक्त स्थान ने, इन रिक्त स्थान ने बर्फ का घनत्व क्या किया बेटा बताओ, कम कर दिया। क्लियर है बात? ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो अब आते हैं अगली बात पे। तो यहाँ हमने घनत्व को कंप्लीट कर लिया, क्या होता है ठोस, द्रव में, गैस में क्या होता है घनत्व, और हमने ये बात भी कर ली कि भाई बर्फ क्यों पानी पर तैरती है। क्लियर है? चलो अब भाई मेरा प्रश्न है आपके लिए कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? मतलब ठोस द्रव में जा सकता है, या द्रव जो है गैस में जा सकता है, या गैस क्या ठोस में जा सकती है? क्या लगता है आपको? आप सभी को पता है, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो पानी की 3 अवस्थाएं हैं, ये क्या है, तो द्रव अवस्था है। भाई बर्फ बन गया तो ठोस अवस्था हो गई, और भाई ऐसे ये उड़ रहा है, ये कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। इसका मतलब पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती हैं। क्लियर है बात? भाई देख लो पानी को, हमारे दैनिक जीवन का सबसे आधारभूत चीज है पानी, ठोस में भी है, गैस में भी है। चलो इसका मतलब पदार्थ की अवस्थाएं बदल तो सकती हैं। कब बदल सकती हैं, कौन बताएगा? ऐसे ही बदल जाएंगी अपने आप? ऐसे ही अपने आप बदल जाएंगी? नहीं मैम, ये पानी है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। क्या कर दिया, फ्रिज में। फ्रिज में रखा का मतलब उसको ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ठंडा कर दिया। और जैसे ही पानी को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया, ये बन गया बर्फ। इसका मतलब ठंडा किया का मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, ताप में कमी की। तो यहाँ क्या बोला बेटा, ताप में कमी। चलो अब मैम इस पानी को मैंने बढ़िया से गर्म किया। गर्म किया का मतलब बेटा ताप में वृद्धि की, है ना।
तो ये जो है गैस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। मतलब ताप में अगर मैं परिवर्तन करूं, या तो कम कर दूं या बढ़ा दूं, तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल तो सकती हैं। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। भाई हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण है, पानी को बहुत गर्म करते हो तो क्या बनती है, उसकी वाष्प बनती है। पानी को अगर फ्रीजर में ठंडा करते हो, टेम्परेचर ताप कम कर देते हो, तो पानी बर्फ में बदलता है। चलो अब बेटा ये है अवस्था परिवर्तन जो अभी मैंने बताया। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कब बदलेगा बताओ। भाई बर्फ को मैं अगर गर्म करूं तो क्या हो जाएगा, पानी में आ जाएगी। मतलब गर्म करना मतलब उष्मा दी, तो पानी बदल गया, यानी द्रव अवस्था आ गई। अब उसी पानी को अगर मैंने उष्मा दी और गर्म किया, तो वो क्या बन गई भाई, वाष्प बन गई, गैसीय अवस्था आ गई। उष्मा दी तो क्या हुआ भाई, गैसीय अवस्था आ गई। अब आपने देखा होगा बेटा कि जब हम पानी को क्या करते हैं, जो वाष्प है, आपने देखा होगा कि बर्तन जो है उससे क्या निकल रहा है, निकल रही है वाष्प। अब ऊपर ढक्कन ढक दो, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि ढक्कन जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, पानी की बूंदें जम जाती। क्यों, क्योंकि वो जो वाष्प बनी थी वो ठंडी हो गई। तो भाई जब हमने क्या किया, उसको ठंडा किया, वाष्प को, गैसीय अवस्था को ठंडा किया, शीतलता मतलब ठंडा करना, तो द्रव अवस्था में आई कि नहीं आई। फिर इसी द्रव अवस्था को और ठंडा किया, शीतल किया, भाई फ्रीज में रख दिया, तो क्या बन गई, ठोस अवस्था आ गई। तो इसका मतलब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन तो हो सकता है। क्लियर है। चलो अब बेटा अवस्था परिवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं। तो पहली परिभाषा है भाई संगलन। संगलन क्या होता है समझते हैं। तो गलन का मतलब क्या है बेटा, गलना। भाई बर्फ गल गई और क्या बदल गई, पानी में। बर्फ कैसी थी, ठोस थी, कैसे बन गई, पानी। मतलब ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन है उसे बोलते हैं संगलन। संगलन का क्या मतलब है बेटा, ठोस से द्रव अवस्था में बदलना। ठोस से द्रव अवस्था में बदलना। चलो अब बात करते हैं जमना की। सब जानते हैं पानी को रख दो फ्रिज में, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। मतलब द्रव से ठोस अवस्था में बदलने को क्या बोलते हैं, जमना। तो ये क्या है, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन। क्लियर यहां तक बात। चलो अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। भाई हमने क्या देखा, पानी को गर्म किया, वाष्प में बदली। मतलब द्रव, पानी क्या है, द्रव अवस्था, वाष्प मतलब गैस अवस्था। तो द्रव से गैस अवस्था में बदलना, ये क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण होता है। क्या होता है बेटा, द्रव से गैस अवस्था में बदलना। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं ये, है ना, तो हमें एक एक चीज याद होनी चाहिए। अब बेटा बात करते हैं संगनन की। भाई वाष्प बन रही है, ऊपर रख दो ढक्कन, क्या होगा बेटा, वो वाष्प धीरे धीरे संगनित होकर पानी में बदल जाएगी। मतलब वाष्प पानी में बदल रही है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था आ रही है। तो संगनन का क्या मतलब है बेटा, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आना। और एक अंतिम बात है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब है कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना। ठोस से द्रव नहीं आएगी, डायरेक्ट गैस में बदल जाना। तो ठोस अवस्था से गैस में बदले या गैस अवस्था से ठोस में बदले, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है बेटा, ठोस से बिना द्रव में बदले
गैस में बदलना, है ना, या फिर गैस से बिना ठोस में बदले, सॉरी बिना द्रव में बदले, है ना, गैस से बिना द्रव में बदले, गैस से बिना द्रव में बदले, किस में बदलना बताओ, ठोस में बदलना, ठोस में बदलना। ये क्या है बेटा, ये है आपका ऊर्ध्वपातन। जैसे बेटा घरों में पूजा होती है तो कपूर जलता है, देखा है आपने कपूर, भाई कपूर को जलाया, भाई लिक्विड नहीं बनता, द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट क्या होता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है ना कपूर, तो वो क्या है बेटा, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठीक है, चलो, तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं अवस्था परिवर्तन से संबंधित जो हमने देखी। ये रहा चित्र जो इन सारी अवस्थाओं को बताता है। जैसे देखो क्या बोला था मैंने, ठोस से द्रव में बदल रहा है, भाई गल रही है बर्फ, बोला संगलन। अब द्रव से क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है, हमने क्या किया, पानी को बर्फ में बदला, जमना। अभी बोला मैंने ठोस से सीधा गैस में आए या गैस से सीधा ठोस में आए, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। भाई द्रव क्या हो रही है, वाष्प में बदल रही है, गैस में बदल रही है, वाष्पीकरण। और भाई जब वाष्प क्या होती है, ठंडी होके द्रव में बदलती है, संगनन। तो ये है उस चित्र का मतलब, जो हमने अभी सारी बातें पढ़ी उसको हमने चित्र के रूप में यहाँ पे देखा है। क्लियर है? अब अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं मैम, बताओ। तो बेटा अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, सोचना जरा, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारी एक क्विज है, उसे देखेंगे बिल्कुल। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? भाई बताओ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जल्दी करो बेटा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्ध्वपातन क्या है? जल्दी करो बेटा। चलो तो बेटा इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भाई किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, भाई प्रति इकाई आयतन है ना, उसमें मतलब आयतन एक है तो द्रव्यमान, उस द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। हमने पढ़ा है अभी। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ठोस से सीधा गैस में बदल जाना, तो ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, घनत्व के बारे में पढ़ा, ठोस द्रव और गैस के जो घनत्व हैं उसके बारे में देखा, और भाई पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखा और कुछ परिभाषाएं देखी, है ना। तो अब बात करते हैं हमारे होमवर्क की। तो ये रहा आपका होमवर्क, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो तो बेटा अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस पर होगी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जरा सोचना, दिमाग लगाना, डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल सोचना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।